नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। क्या महामारी पर शराब भारी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश भर में जहां जहां भी शराब की दुकानें आज से खुली हैं, वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और वाराणसी से लेकर जयपुर तक शराब की शायद ही कोई दुकान हो जिसके सामने लंबी लाइनें ना लगी हों। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने से पहले दावे किए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा, 5 से ज्यादा लोगों को दुकान में जाने से रोका जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उससे तो महामारी पर शराब भारी पड़ती दिख रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यानी हर जगह, यानी जहां पे भी शराब की दुकान खुली है स्थिति कमोबेश एक जैसी ही दिख रही है। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और कई लोग तो एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए भी कैद हुए हैं तस्वीरों में। यानी ये स्थिति जो दिख रही है, इस पर यही सवाल उठ रहा है कि इस वक्त जब देश को बचाना है कोरोना से और ऐसे में अगर थोड़ी सी ढिलाई, थोड़ी सी छूट दी गई है तो यहां पर किस तरीके से लोग जागरूक हैं। ये तस्वीरें आपको देखकर अंदाजा लग सकता है किस तरीके से लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं देखिए पालन नहीं होता हुआ आपको नजर आएगा। एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, आप कानपुर से हैं, वहां स्थिति क्या है जरा मुझे बताइएगा। देखिए अर्पिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा पहले दृश्य दिखाइए। ये लॉकडाउन रेड जोन कानपुर है, 31 हॉटस्पॉट है और हालत देखिए पहले सड़कों पर। लोग सड़कों पर शराब के लिए ऐसे निकल पड़े हैं जैसे कोई मेला लगा है या शराब फ्री में। अब एक दृश्य देखिए, यहाँ से लाइन चलती चली जा रही है जहाँ तक कैमरे की नजर जाए। 5 लोगों की अनुमति थी और लगभग ये लाइन 1.25 किलोमीटर तक लंबी है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए कि ये 1-1.25 मीटर की दूरी है तो 1.25 मीटर जितना मैं समझता हूँ 4.5 फुट के आसपास होती है। चलिए इनको से स्केच करके देख लें। लोग गर्दन पीछे करके, क्योंकि अब जब कैमरे की नजर आई है तो लोगों के अंदर भी सक्रियता साफ तौर पर देखिए। लोग झोले घर से बैग तक लेके चले, देख लीजिए लोग बैग लेके घर से चले। आप इतना बड़ा बैग लेके किस लिए चले? कितनी शराब चाहिए? 2 बोतल चाहिए। इतना बड़ा बैग किस लिए गए? दिखाई रहा है, ये देखिए कितना बड़ा बैग लेके घर चले। ये अकेले शख्स नहीं है, कोई झोला लेके, कोई 1 बोतल, 4 बोतल, 6 बोतल। जबकि एक चीज कही गई थी कि जो शराब की दुकानों पर आएगा उसकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हम इन्हीं की सोशल डिस्टेंसिंग को अगर स्केच करने की कोशिश करें तो शायद इस पैसेज को देखा जाए तो ये 4.5 फुट नहीं होगा और उससे कम होगा। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, अब शायद कैमरा देख के सब अपनी गर्दनें पीछे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब खरीदने आए थे तो सीना आगे करके आए थे, कैमरा देखने के बाद देखिए कैसे सबने अपनी गर्दनें पीछे कर ली। क्योंकि ये कहीं ना कहीं महामारी जबकि फैली पड़ी है। कानपुर में 5 मौतें हो चुकी हैं, 236 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बाद अब देखिए पुलिस के 5 लोग भी इस स्थिति में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जावेद हैं इस वक्त। जावेद, आपने वो तस्वीरें दिखाई थी जब लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे, किसी की चप्पल उतर गई, कोई एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए स्थिति फिलहाल इस जगह पर नियंत्रण में है। ये पूरा रास्ता जो है आप देखेंगे आपको खाली नजर आएगा। शराब की दुकान के बाहर कुछ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और देखिए, लेकिन मैं इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान इस तरफ यहाँ सड़क पर तैनात हैं। वो इसलिए तैनात हैं कि कुछ लोग अभी भी दूसरी तरफ खड़े हैं, वो इस इंतजार में हैं कि अगर दुकान फिर से खुलती है तो वो वापस आ जाएंगे। और पुलिस लगातार यही कह रही है कि पीछे चले जाएं। फिलहाल यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस यहाँ पर तैनात है, लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि 9 बजे दुकान खुलनी थी, उससे पहले ही सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। और जब दुकान खुली उसके बाद हमने खुद देखा, तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लोग एक दूसरे के ऊपर टूट रहे थे शराब खरीदने के लिए। तो अर्पिता, ये कहा जा सकता है कि आज जब लॉकडाउन 3 का पहला दिन था तो यहाँ ये जो पूरी तरह से छूट थी वो सफल नहीं दिख रही है। ठीक है, जल्दी से हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ और भी कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, आप जहां पर हैं वहां क्या स्थिति है? वहां पर लोग पालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का? कुछ नहीं हो रहा। अजीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जल्दी से रुक फिर भवानी का कर लेते हैं। जयपुर में इस वक्त क्या स्थिति? भवानी, वहां पर क्या है? वहां पर लोग जुट रहे हैं तो उनको हटाने की पूरी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है?
देखिए, अब पुलिस लगा दी गई है शराब की दुकानों पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कतारें लगाई गई, लेकिन कतारों में भीड़ बहुत ज्यादा। पहले मैं तस्वीर आपको परीक्षिता बताने जाऊंगी शॉप्स की। देख सकते हैं कि गोले भी बनाए गए और पुलिस को लगाया गया। अब पुलिस यहाँ पर व्यवस्थित कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन शराब की दुकान के पास में गोले हैं, लेकिन उसके बाद की भीड़ देखिए आप गलियों में चारों तरफ से लोग इकट्ठे होने लगे हैं। इसके अलावा जो कतारें लगाई गई है वो जहां तक नजदीक के शॉप के वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, लेकिन आगे पीछे नहीं। आगे आप देख सकते हैं तकरीबन ये 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। आप देखेंगे जहां नजर दौड़ाएंगे आप देखेंगे पीछे लंबी कतारें हैं, और ये सिर्फ अब कितने नजदीक खड़े हैं पीछे से आप कैमरे की तस्वीरों से देख सकते हैं कि आगे जहां पर भी जाएंगे फिर पीछे लोग सट कर खड़े हैं, क्योंकि पालना केवल शॉप के पास तक की है, बाकी चारों तरफ जो भीड़ इकट्ठी है वो नहीं है। हालांकि हमारी तस्वीरें दिखाने के बाद में काफी शॉप बंद करा दी गई है जयपुर के अंदर, जहां बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही, वो व्यवस्थित कराने की कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, ठीक है, लेकिन ऐसा इतना हो नहीं पा रहा है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इसी बीच विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी से हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से हैं और अजय उपाध्याय कांग्रेस से इस वक्त हैं। लेकिन जल्दी से मैं अजीत का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि वो वहां की स्थिति दिखा देंगे, और स्थिति देखने के बाद ही सोनकर साहब आपसे मेरा सवाल होगा। अजीत, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जो बात सरकार ने कही थी वो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही। अगर ये लाइन आप दिखाएं, आप देखिए यहाँ 4 से 5 लोग खड़े हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, 1 मीटर की दूरी की बात थी। और अगर नीचे गोले जरूर यहाँ पर बना दिए गए। ये देखिए लंबी लाइनें आपको दिखेगी, कम से कम 200 से 300 लोग यहाँ खड़े हैं, छाते लगाकर, चिलचिलाती धूप है। गोले जरूर बनाए गए, लेकिन जो 6 फीट की बात थी 2 मीटर की, वो बिल्कुल आपको यहाँ नहीं दिखेगी। हालांकि दुकानदार ने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइज करा रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो उसका पालन करते नहीं दिख रहे हैं। पुलिस 2 बार आके यहाँ से लोगों को हटा चुकी है, लेकिन जैसे ही पुलिस जाती है वैसे ही यहाँ भीड़ आ जाती है। और जो पूरा का पूरा आप ये देखिए, पूरी लंबी रो अर्पिता हमारे पीछे दिख रही है, और लगातार आपको 2 मीटर का 1 मीटर की दूरी पर भी लोग खड़े नहीं दिखाई देंगे, जबकि सिर्फ 5 लोगों की बात थी। सोनकर साहब, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, तो क्या आप ये माने कि महामारी पर शराब भारी पड़ गई है? सोनकर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मृत्युंजय तिवारी का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये छूट जो है, और छूट में अगर लापरवाही ऐसे ही हुई तो ये बहुत भारी पड़ेगी? मृत्युंजय जी, शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। और इस वक्त कुछ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे रिपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि इस समय देखिए स्थिति जो है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। जावेद, जो हम देख रहे थे सुबह से, हालांकि पुलिस थी लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, या कहें भाप नहीं पाई कि इतनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। 1-2 लोग पहुंच रहे थे, तब तक सिर्फ उनको हटाया गया। उसके बाद जब भीड़ एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगी, किसी की चप्पल निकल गई, उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज करने की स्थिति आ गई। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने कल शराब की दुकान खोलने के आदेश किए थे, तो साफ कहा था कि पर्याप्त संख्या में वहाँ पुलिसकर्मी होने चाहिए, मार्शल होने चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमें 2 पुलिसकर्मी नजर आए थे। आगे की तरफ वहाँ शराब की दुकान है, इसी रास्ते पर हमने देखा कि लंबी कतार लगी थी। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से करीब 100 मीटर से ज्यादा दूर शराब की दुकान है, और एक लंबी कतार यहाँ पर मौजूद थी। पुलिसकर्मी 2 थे, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई और वहां पर दुकान के ठीक सामने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा था। 5 लोगों की अनुमति थी, लेकिन बहुत सारे लोग वहां थे। पुलिस अचानक वहां पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन सवाल यही है सोनकर साहब कि आगे की स्थिति को कैसे कंट्रोल कीजिएगा? नहीं, देखिए, सचमुच में अर्पिता जी ये हैरानी वाली तस्वीरें हैं, और देख करके लगता है कि आज हमारे समाज में कि कैसी स्थिति बन गई है। आज एक तरफ देश महामारी से जूझ रहा है, लोग त्याग कर रहे हैं, घरों में बंद हैं, फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शराब जैसी वस्तु के लिए बाहर निकल करके अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। बड़ा ये खेदजनक है। लोगों को हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह के कामों में लगे हैं या ऐसा चाहते हैं, वो लोगों को थोड़ा धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। मोस्टली इसमें वो लोग भी होंगे जो बड़े लोग हैं, जो अपने नौकर चाकर को इस काम के लिए भेजे होंगे। उनसे भी मेरी अपील है कि जरा उनको समझाएं
धैर्य रखें। ये सब चीजें बार बार नहीं होती है। ये दुनिया इस समय महामारी से जूझ रहा है, उसमें सबका सहयोग मिलना चाहिए। बिल्कुल, यानी सोनकर साहब, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां सरकार की भी थी। आपने जिस तरीके से थोड़ी छूट हुई, लेकिन उस छूट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या वो पूरी स्ट्रैटेजी, वो रणनीति सही से नहीं बन पाई? क्या कहीं चूक गए क्या? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अभी एकाएक ये सारी चीजें हुई हैं, इसलिए कुछ देर लगेगा, इसको संभाल लिया जाएगा और नियंत्रित करके फिर सारी व्यवस्थाओं को कायम किया जाएगा। अजय जी, लेकिन सरकार के तौर पर सारी स्ट्रैटेजी और स्थिति को भांपते हुए प्लान पहले तैयार कर लेने चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई वो पूरे प्लान बनाने में? अजय उपाध्याय जी, आवाज मुझे नहीं आ रही है जी। अब आवाज पहुंच रही है आपको? लीजिए ना ऑडियो, दूसरे नंबर से लीजिए। चलिए, उन तक नहीं पहुंचे। मृत्युंजय जी, यही सवाल मेरा आपसे। आवाज आपकी वैसे नहीं आ रही है। ये बहुत ही दुखद है। यदि इस तरह से चीजें दिख रही है तो कम से कम तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मुद्दा था, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। एक तो क्या पता कैसे शराबों की दुकान इतनी खुल गई इस तरह से और भी गई, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था, लोगों के लिए ख्याल होना चाहिए था। अब इस तरह से यदि होगा तो ये कोरोना वायरस के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी से लेकर के और पुलिस प्रशासन सब लड़ रहे हैं, क्या होगा? इस तरह से फैलेगा, पूरे दिल्ली में फैलेगा, पूरे देश में फैलेगा। इसका क्या आपके सामने चल रहा हो तो एक तस्वीर हम दिखा रहे थे रायपुर की, वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर राज्य सरकार दिल्ली में जो बैठी हुई है, सिर्फ अपने मुनाफे कमाने के लिए इस तरह लोगों के जान को दांव पर न लगाए। लोगों का जान ज्यादा कीमती है शराब बेचने से, और इस शराब बेचने की प्रक्रिया का कोई न कोई कम से कम आधार हो और उसको पालन किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस अफरा तफड़ी मची हुई है, जैसे ये जितने दिन जो लॉकडाउन में लोगों ने गुजारे हैं अपने समय, इसीलिए क्या था कि सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। अजय जी, आवाज मेरी अगर पहुंच रही होती, तस्वीरें जरा देख लीजिए आप टीवी स्क्रीन पर। आवाज नहीं जा रही है। ठीक है। मृत्युंजय जी, आप इस स्थिति में क्या महसूस कर रहे हैं? कहीं चूक हुई है, और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई है तो आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता कितनी बड़ी हमें चुकानी पड़ सकती है आने वाले भविष्य में। मृत्युंजय जी, इस तरह से बेची जानी चाहिए, और यदि बेची जा रही है तो क्या सिर्फ मुनाफे के लिए लोगों के जान को दांव पर लगाया जाना उचित है? ये कहां का सामाजिक और राज्य का जो रोल होना चाहिए वो रोल दिख रहा है। इतने दिनों से लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन का पालन किया, हर व्यक्ति अपने अपने घरों में रुके रहे, क्योंकि इस कोरोना के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी जा रही थी और सकारात्मक लड़ाई सब लड़ रहे हैं। अभी भी आग्रह है, मेरी विनम्र विनती है सरकारों से, दोनों सरकारों से, कि कृपया ऐसे माहौल और ऐसे मंजर न लोगों को दिखाएं। ऐसे माहौल में लोगों को न और भयभीत तो लोग होंगे, और इससे कहीं न कहीं महामारी के फैलने के चांस मृत्युंजय जी, अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, या तो व्यवस्थित ढंग से इस पर कोई कार्रवाई हो, नहीं तो ठीक है अजय लगाई जाए और एक सोनकर साहब अपनाई जाए। यानी जो सही पॉलिसी बनानी चाहिए थी उनमें कहीं चूक हो गई, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि इतने दिन के लॉकडाउन के बाद अगर दुकानें कोई भी खुलती, चाहे वो शराब की दुकान ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में भीड़ आनी लाजमी है, भीड़ पहुंचेगी, लेकिन उनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, कैसे और नियम और शर्त उनका पालन कराना है, ये तो सुनिश्चित करना चाहिए था ना सर। इस अर्पिता जी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये सारी तैयारी के साथ ही ये हुआ होगा, लेकिन ये परिस्थिति जन्य इस समय पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वहां जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर से पुलिस के लोग, वो लोग इस पर जल्दी ही नियंत्रण कर रहे हैं। अब देखिए कहीं कहीं दिखाई दे भी रहा है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में ला दिया गया है, लेकिन जहां तक भीड़ की बात है, और भीड़ भी इतना, भगवान ना करे इनमें से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता, भगवान ना करे, तो आज स्थिति कितनी खराब हो जाएगी, शायद आप गंभीरता समझ रहे हो। ये छोटी सी चूक ऐसे वक्त पर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। तैयारियां पहले से हो जानी चाहिए स्थिति को भांपते हुए। यानी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि स्थिति क्या उत्पन्न होगी और हमें उससे कैसे निपटना है।
अर्पिता जी, बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। थोड़ा सा इसमें जनता का भी कोऑपरेशन मिलना चाहिए, क्योंकि प्रशासन लगातार कई दिनों से, महीनों से इसमें लगा हुआ है। लोगों की पीड़ा, परेशानियां और अंदर से उबह भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आज पहला दिन है, थोड़ा सा अव्यवस्था जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी सरकारें, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार, इन सब चीजों को महसूस कर रही है और इसके लिए जल्दी ही फिर से कोई कमांडिंग व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सोनकर जी, आगे अगर स्थिति ऐसी ही रही तो क्या सरकार की अभी सोच क्या है? किस तरीके की छूट देना बंद की जा सकती है या व्यवस्था और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है आने वाली सिचुएशंस को देखते हुए? क्या रणनीति रहने वाली है? अर्पिता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सरकार एक एक क्षण इन परिस्थितियों पर नजर रखी है। सभी प्रदेशों से इंफॉर्मेशन मंगाए जा रहे हैं और कोरोना का क्या स्थिति है उस पर भी देखा जा रहा है। कितनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार क्या है, ये सारी चीजों का आकलन करके कुछ ये निर्णय लिए जा रहे हैं। पर इस पर विचार किया जाएगा कि इसको कब तक खोला जाए, कब तक नहीं खोला जाए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से राज्यों ने अपनी गुहार लगाई है कि उनका आज की स्थिति को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस प्रकार के निर्णय लिए गए। देखिए अर्पिता जी, ये महामारी में भी सरकार की संवेदनहीनता देखिए। शराब की दुकानों को खोल करके आप और महामारी को आमंत्रित कर रहे हैं। अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। जब पूरा लॉकडाउन, पूरा देश देख रहे हैं किस तरह से केंद्र की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, राज्य की सरकारें हो, सब लगे हुए हैं इस संकट काल में कोरोना से जंग जीतना है। लेकिन यही लापरवाही, ये चूक हम लोगों को, समाज को, लोगों को भारी नुकसान दे सकता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि शराब की दुकान खोलने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, और ये खोलने के बाद जो स्थिति है वो स्थिति आपके सामने है। ऐसी स्थिति में हम कोरोना से जंग कैसे जीत पाएंगे, ये तो समझना पड़ेगा सभी सरकारों को। ठीक है मृत्युंजय जी, मैं आऊंगी सोनकर जी से जवाब भी लूंगी आपके सवाल पर, लेकिन अजीत कुछ कह रहे हैं इसी बीच। अजीत, देखिए अर्पिता, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जब सरकार ने एक गाइडलाइन दे दी थी कि 5 लोग ही एक दुकान पर रहेंगे, तो क्या पुलिस प्रशासन को ये व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? जो 500 लोग यहाँ हैं और हमारे बगल में पुलिस अनाउंस कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, लेकिन जो नियम टूट रहे हैं, जो नियम तार तार हो रहे हैं, जब ये मानते हैं कि भाई आपको रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए, सरकारों को पैसा चाहिए, इकोनॉमी को मजबूत करना, लेकिन उसके साथ व्यवस्था भी देनी चाहिए थी, जो नहीं देखने को मिल रही है। और लगातार जो भीड़ आई, राजधानी लखनऊ में भी बहुत सारी दुकानों को बंद करना पड़ा, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। सोनकर साहब जी, देखिए, निसंदेह इसकी जिम्मेदारी सरकार ले भी रही है। सरकार के बहुत जगह पर दुकानों को बंद भी किया गया है, पर ये भी एक प्रैक्टिकल, व्यवहारिक कुछ समस्याएं आती हैं। 5 लोगों को केवल अगर बुलाया जाएगा तो उन किन 5 लोगों को बुलाया जाएगा, यह भी एक समस्या है। ऐसे में लोग आए हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कंट्रोल भी किए गए हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ इस प्रकार की अव्यवस्था है कि अब वहाँ पर जो डिस्टेंसिंग वगैरह को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। देखें, आप लोगों के विजुअल से ही मैं देख रहा हूँ कि एक संख्या है जो नजदीक है दुकानों के, उनको कंट्रोल कर दिया गया है। बाकी एक बड़ी संख्या है जो वेटिंग के लिए दूर पर प्रतीक्षा कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये सब व्यवहारिक समस्याएं आएंगी। पहला दिन है अर्पिता जी। ठीक है सोनकर साहब, जावेद कुछ कह रहे हैं हमारे सहयोगी। जावेद, देखिए शास्त्री जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ इतनी भीड़ थी, उसको बयान कर पाना बिल्कुल मुश्किल था। लोग एक दूसरे के ऊपर टूट रहे थे। यही वो सड़क थी जब यहाँ एक दूसरे से लोग बिल्कुल मिलकर खड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा जो जिम्मेदार हैं कि कहीं ना कहीं चूक इस मामले में हुई है, या तो अंदाजा लगाने में नाकाम रहे कि इतनी भीड़ आ जाएगी, जिस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर टूट रहे थे। अंत ये देखिए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज का मतलब क्या होता है, और दुकान तक बंद करनी पड़ी, इसका मतलब तैयारी नाकाफी थी। ये सवाल तो जरूर बनेगा अर्पिता इनसे। सोनकर साहब, बगैर तैयारी के अजीत जी, वहाँ लाठीचार्ज नहीं होता, वहाँ पुलिस कंट्रोल करने के लिए नहीं आती।
वहाँ ये इसकी संभावनाएं रही, इसलिए पुलिस व्यवस्था वहाँ थी, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सतर्क था और उसको कंट्रोल किया गया। लेकिन सोनकर साहब, आगे अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो आपने चीजों को भांपते हुए कोई इंतजाम किए हैं आगे भविष्य के लिए, क्योंकि बेहद जरूरी है, एक चूक बहुत भारी पड़ सकती है और गंभीरता को समझते हुए पहले से कोई कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल अर्पिता जी, अगर इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी तो इसको बंद कर देना चाहिए दुकानों को। फिर अभी ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आज के समय में कोरोना से लोगों को बचाना हमारी प्रायोरिटी है और शराब के कंजम्पशन करने पर हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है कि कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जा सके। चलिए, अमित कुछ कह रहे हैं। अमित, देखिए, मेरा शास्त्री जी से एक सवाल भी और निवेदन भी है। देखिए, बड़ी बात शास्त्री जी ने कही है कि बंद कर देना चाहिए दुकानों को, और यहाँ पर कर भी दी गई हैं दुकानें बंद, लेकिन ये है सवाल ये है कि किस तरीके से आगे इसको चलाया जाएगा, क्या कोई रास्ता है? क्योंकि दिल्ली जहाँ हम खड़े हैं पूरी दिल्ली रेड जोन मानी गई है और रेड जोन के तहत जो छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी थी उनको दिल्ली में लागू किया गया, लेकिन पहले ही दिन जिस तरह से धज्जियां उड़ी, लगातार ये सवाल बना हुआ है अर्पिता इनसे। सोनकर साहब, नहीं, देखिए, निसंदेह ये एक गलत हो रहा है और लोगों को समझना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो आज एक खबर दिखलाई, इससे भी जन जागरण हुआ होगा और लोग अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं इस व्यवस्था का, तो सरकार और कानून व्यवस्था के साथ साथ जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन कोरोना से युद्ध करने के लिए दिए गए हैं उसको भी मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज इस प्रकार की व्यवस्था को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस समय जरूरी है लोगों की जान बचाना, कोरोना को परास्त करना, देश से बाहर करना। ये सबसे बड़ी हमारे देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या अन्य जो सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इसी को ध्यान में रख करके जूझ रहे हैं। आप सब रहिए हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मजदूर के रेल किराए पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा कि मजदूरों की आवाजाही पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश साफ हैं कि किसी भी स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं हो रही है। रेलवे ने टिकट की कीमतों में 85% की रियायत दी है, जबकि बाकी 15% राज्य सरकारों को देना पड़ता है, जो अभी सिर्फ मध्य प्रदेश ही दे रहा है। सोनिया गांधी कांग्रेस सरकारों को ये 15% अदा करने के लिए निर्देश क्यों नहीं देती? अमिताभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, विपक्ष के सवाल का सरकार क्या जवाब दे रही है? देखिए, दो तीन चीजें साफ हैं। सरकार का कहना है कि अब तक 34 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और जब तक लोगों को पता नहीं चल रहा था, मजदूरों की आवाजाही आराम से चल रही थी। ऐसे समय जब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का बयान आया है, ये अफरा तफरी मचा सकता है और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकारें ही तय कर रही हैं कि किस मजदूर को किस स्थिति में वापस जाना है। तो जाहिर तौर पर सरकार की यह चिंता लाजमी है। मजदूरों को पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, खासकर उन मजदूरों को जो वापस जाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने अपनी तरफ से यह सफाई दी है कि कहीं किसी भी मजदूर से किराया नहीं लिया जा रहा। और जो बातें हमने बताई हैं कि 85% अगर हिस्सा रेलवे वहन कर रही है, तो 15% राज्य सरकारों को कहा जा रहा है कि अब वो क्वारंटाइन करना पड़ता है स्टेशन पे उनको वापस भेजने के लिए तमाम उनकी जांच करनी पड़ती है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो राज्य सरकारों से सिर्फ और सिर्फ 15% हिस्सा मांग रही हैं। तो ये बात साफ हो जानी चाहिए कांग्रेस को कि वो भ्रम की स्थिति न फैलाए, ऐसा सरकार का मानना है। और साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि 15% अदा करने के निर्देश सोनिया गांधी क्यों नहीं देती? बिल्कुल ये निर्देश है सरकार की तरफ से कि ये सरकार का कि 15% राज्यों को देना है, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। अगर मध्य प्रदेश की सरकार ये 15% हिस्सा वहन कर सकती है, तो बाकी राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी अपने कांग्रेस की राज्य सरकारों को ये निर्देश देती तो बेहतर होता और मजदूरों को पहुंचाने में सबसे बड़ी सहूलियत होती। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि मजदूरों को पहुंचाना सरकार के लिए एक ऐसा मुद्दा है जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक मुद्दा है, और सरकार उन्हीं मजदूरों को पहुंचाने के लिए इच्छुक है जिनको राज्य सरकारें बता रही हैं, जिनको चिन्हित कर रही हैं और जिन्हें अपना जाना जरूरी लग रहा है। सरकार कह रही है कि जब आर्थिक गतिविधियां खुलने ठीक है अमिताभ, मैं आपको रोक रही हूँ। आईटी सेल के हेड अमित मालवीय हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ चुके हैं। अमित जी, बीजेपी आईटी सेल के ये हेड हैं। अमित जी, जिस तरीके से सोनिया गांधी का ये आरोप, उसके बाद अब सरकार का जवाब इस पर क्या होगा? देखिए, सोनिया गांधी जी का बयान पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है।
सच्चाई ये है कि किसी भी श्रमिक को किराया भरने की जरूरत नहीं है। 85% रेलवे वहन करेगा और जो बकाया 15% है वो प्रदेश की सरकारें वहन करेंगी, क्योंकि ये सारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रदेश की सरकारों से आई थी। इस प्रकार से एक व्यवस्था को बनाया गया। जहां तक सोनिया गांधी के बयान और कांग्रेस की राजनीति का सवाल है, सच्चाई ये है कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान को इटली बनाना चाहती है। जिस प्रकार से इटली में लाखों लोग संक्रमित हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी चाहती है कि हिंदुस्तान में भी वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए ताकि वो लाशों पर अपनी राजनीति कर सके। ये सच्चाई है। श्रमिकों की आड़ में महज राजनीति हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सोनिया गांधी से, वो क्यों कांग्रेस की सरकारों को ये निर्देश नहीं देती कि वो 15% का खर्चा उठाएं। मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, अन्य भाजपा शासित प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। सोनिया गांधी, लेकिन अमित जी इसी बीच कई सरकारें ये भी कह रही हैं कि जो 15% राज्य सरकारों को देना है वो भी ना हो, वो भी सरकार की तरफ से छूट दी जाए। रेलवे 85% वहन कर रहा है ना, तो क्या प्रदेश जो ये बार बार मांग कर रही है वो 15% नहीं दे सकती हैं? किस प्रकार का फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं? और ये सिर्फ कांग्रेस की सरकारों को दिक्कत क्यों हो रही है? राजनीति कांग्रेस की सरकार करे, राजनीति सोनिया गांधी करे और भार केंद्र पर डाला जाए। ये किस प्रकार की राजनीति है? किस प्रकार का फेडरलिज्म है? सोनिया गांधी क्या अशोक गहलोत से ये बात नहीं कर सकती हैं? क्या शिवसेना के उद्धव ठाकरे को नहीं बात कर सकती हैं? ये शुद्ध रूप से राजनीति है, हिंदुस्तान को इटली बनाने की कवायद है। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ अमिताभ भी हैं न्यूज रूम से इस वक्त। अमिताभ, जिस तरीके से ये बता रहे हैं शुद्ध रूप से राजनीति है, अगर ये राजनीति है तो इस वक्त पर क्या ये जायज है? लॉकडाउन 3 अब शुरू हुआ है, लेकिन आज काफ़ी आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, फैक्ट्रियां खुलनी अब शुरू हो रही हैं। तो ऐसे में जो मजदूर 1.5 महीने से जिसके पास कोई काम नहीं था, खाने पीने की दिक्कत थी, वो चीज़ें अब धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी। और सरकार सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो अब जब पटरी पर आने लगी है ज़िंदगी, अब धीरे धीरे जब काम शुरू हो जाएगा, ऐसे में मजदूरों का वापस जाना मजदूरों के लिए भी मुश्किल पैदा करेगा। और सही बात यह भी है, और मजदूर जब काम करना शुरू कर देंगे तो फैक्ट्रियों में काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ उन्हीं मजदूरों को भेजा जाए जो जाना चाहते हैं और जाने के जिद पकड़ कर बैठे हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको सरकार जबरन नहीं भेज रही है। इससे 2-3 फायदे तो होंगे ही होंगे। एक तो अगर कोरोना अगर गांव के स्तर तक नहीं फैलेगा, अगर स्क्रीनिंग और बढ़िया सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं तो वो मजदूर उसका फायदा उठा सकेंगे। तो अब इंतजार करना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियां अब शुरू हो गई हैं और मजदूरों को लेकर सरकार उतनी ही गंभीर है और भावनात्मक मुद्दा इसे मान रही है, तो आने वाले दिनों में उनकी स्थितियां और ठीक होंगी। इसलिए रेलवे को लेकर, उनके आवाजाही को लेकर इसको कांग्रेस इसको फुटबॉल, राजनीतिक फुटबॉल ना बनाए। बिल्कुल, यानी मजदूरों को लेकर जो ये सियासत अब चल रही है वो सियासत फिलहाल नहीं होनी चाहिए, ऐसे वक्त पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो टिकट है उनको कम करके 85% की रियायत दी गई है और 15% जो है वो राज्य सरकारों को देने हैं।